हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। जब भी हम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें उसका सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो अगर आप सीएआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ये सब जानकारी चाहते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करिए। ई बुक्स का एक लिंक है, उसे आप क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीआईबी एग्जामिनेशन के जो 4 सब्जेक्ट हैं कंपलसरी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको सब कुछ उस फाइल में मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाएंगे। आज के सेशन में हम बीआरबीएल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर जुलाई 2024। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉर एनबीएफसीज इन द बेस लेयर, बाय व्हेन शुड एनबीएफसीज अडेयर टू द 90 डेज ओवरड्यू एनपीए नॉर्म। तो एनबीएफसी जो बेस लेयर में फॉल करते हैं, उनका एनपीए क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। तो वो कब तक बैंक्स को इम्प्लीमेंट करना है कि 90 डेज में उनको एनपीए डिक्लेयर करना है कि 90 डेज हो गए, लोन ओवरड्यू है, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय March 31st, 2026. Next question is, under the RBI regulatory framework, NBFCs acting as account aggregator fall under which layer? तो NBFCs के ना लेयर्स हैं, बेस लेयर है, फिर मिडिल लेयर है, फिर अपर लेयर है, फिर टॉप लेयर है। 4 लेयर्स में NBFCs आते हैं। तो जो हमारे अकाउंट एग्रीगेटर NBFCs होते हैं, वो बेस लेयर में फॉल करते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ पेमेंट बैंक। अगर आपको इंडिया में पेमेंट बैंक सेटअप करना है तो मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बाय पेमेंट बैंक। तो देखिए, जो पेमेंट बैंक है वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। लेंडिंग जो है वो पेमेंट बैंक्स को अलाउड नहीं होती है। So they can issue debit cards but they cannot issue credit cards. तो C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट दैट कैन बी हेल्ड इन अ पेमेंट बैंक अकाउंट। तो अगर आप पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो मैक्सिमम जो आपके अकाउंट का बैलेंस हो सकता है दैट इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से ज्यादा का आपका पेमेंट बैंक का बैलेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर इन इंडिया। तो कमर्शियल पेपर 5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख में इशू होना चाहिए। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। What are the prudential limits for outstanding borrowing transactions for small finance banks in the call and notice money market? तो prudential limits क्या हैं? तो 100% of capital funds on daily average basis in a reporting fortnight and 125% of capital funds on any given day. तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है फॉर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में। ये प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बहुत डिटेल में जाके पूछा गया है। सो फिर भी अगर एक क्वेश्चन दोबारा आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट इज, if the RBI cancels a bank's license, to which authority can the bank appeal the decision? अगर RBI ने किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो वो किसके पास अपील लेके जाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील लेके जाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Next is, according to the provided information, if an amount payable in foreign currency under an instrument or a transaction has remained unclaimed for 10 years or more, how it should be handled? अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ठीक है, और वो फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर अनक्लेम्ड है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है कि क्या उसको फॉरेन करेंसी में ही रखना है? इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू आईएनआर एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड फंड में जब वो पैसा चला जाता है, अगर आप उसको रीफंड लेना चाहते हो तो सिर्फ इंडियन रुपीज में ही रीफंड ले सकते हो। तो यहाँ पे हम डेफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की हम बात कर रहे हैं कि जो डेफ है उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इंडियन रुपी की फॉर्म में वो पैसा ट्रांसफर होगा। और अगर कल बाद में रिफंड कोई लेने आता है तो इंडियन रुपी की फॉर्म में ही उसका रिफंड होगा, ठीक है। तो फंड का मतलब डेफ की बात करी जा रही है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मेरा एफसीएनआर अकाउंट है, डॉलर्स में है, ठीक है, और अगर वो डेफ में जाता है तो वो रुपी की फॉर्मेट में डेफ में रहेगा। और अगर कोई दोबारा क्लेम करने आता है तो डॉलर्स में क्लेम नहीं करेगा, रुपए में ही क्लेम कर सकता है।
चलिए, नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई आर शेड्यूल्ड बैंक्स लिस्टेड। शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कौन से शेड्यूल में होते हैं आरबीआई के? तो वो सेकंड शेड्यूल में होते हैं। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। Which of the following statements are true regarding the issuance and characteristics of certificate of deposits as per RBI regulations? तो certificate of deposits को लेके क्या सही है? Scheduled commercial banks, regional rural banks, small finance banks are permitted to issue CDs. क्या इन्हें अलाउड है? ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, डीमैट फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखो, ये आपको स्ट्रिक्टली पता होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, सिर्फ डीमैट फॉर्म में हो सकते हैं। तो सेकंड तो गलत है। तो जहां जहां पे सेकंड है, इसको हटा दो। द मिनिमम डिनोमिनेशन इज 5 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, ये बिल्कुल सही है। तो जहां पे 3 है वो तो आएगा ही आएगा। द मिनिमम टेन्योर ऑफ सीडी इज 30 डेज, तो मिनिमम टेन्योर 7 डेज होता है, 7 डेज टू 1 ईयर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो इसे यहां से हटा दो, इसे भी हटा दो। तो आपको बिना फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़े पता लग गया, तो बी करेक्ट आंसर है। बैंक्स कैन ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सीडीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बैंक अपने आप लोन आपको नहीं देंगे कि आपने सीडी गिरवी रखा और आपको लोन मिल गया। आरबीआई का एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी है कि 1 और 2 के ये सारे बैंक्स इशू कर सकते हैं और 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में इशू होते हैं। फॉर अ बैंकिंग कंपनी व्हाट इज अ कोरम रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी है तो उसका कोरम का होगा 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो एक बोर्ड मीटिंग होनी है तो कम से कम 1/3 बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, या 2, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो अगर मान लो 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 9 लोग हैं तो कम से कम 3 लोग होंगे तब मीटिंग हो सकती है। ठीक है, अगर है ही सिर्फ 3 लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो मिनिमम 2 लोग, तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, और 1/3 विच एवर इज हायर। Next is according to the RBI notification dated April 26, 2021, what is the mandatory cooling period for an individual who has held the post of MD, CEO or whole-time director for 15 years before they can be reappointed for the same position in the same bank? अगर किसी ने होल टाइम डायरेक्टर या एमडी सीईओ ने लगातार पोस्ट होल्ड करके रखी है, तो उसको कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता है और फिर उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, which of the following statement correctly describes call money and notice money? Call money is used for long term financing while notice money short term financing, गलत है। Call money refers to the funds borrowed for a period of 1 to 14 days while notice money refers to the funds borrowed for 15 days to 1 year। कहते हैं क्या कॉल मनी 1 से 14 दिन की होती है और नोटिस मनी 15 दिन से 1 साल की होती है? Call money is borrowed for periods exceeding 1 year while notice money is borrowed for a period of 1 to 14 days, गलत। कॉल मनी इज यूज फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड नोटिस मनी इज ओनली यूज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी गलत है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। कॉल मनी होती है जो 1 से 14 दिन के लिए बोरो की जाती है और नोटिस मनी होती है जो 15 दिन से 1 साल के लिए बोरो की जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटरिम कंपनसेशन इन चेक डिसऑनर केसेस अंडर द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस? देखो, कई बार क्या होता है कि चेक डिसऑनर हो गया, मैंने आपको चेक इशू किया, वो चेक डिसऑनर हो गया, आप मेरे अगेंस्ट केस करते हो, लेकिन मैं ये प्लीड करती हूँ कि आई एम नॉट गिल्टी। उस केस में जब कोर्ट में केस चलेगा तो कोर्ट ये बोल सकता है कि मैं आपको एक इंटरिम कंपनसेशन, की जब तक केस चल रहा है तब तक मैं आपको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कर दूं। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन ऑर्डर of a dishonored check, drawer of a dishonored check to pay interim compensation not exceeding 20% of the check amount। तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम बैंक जो कोर्ट है वो मुझे 20% कंपनसेशन पे करने के लिए बोल सकता है मैक्सिमम, कि अगर 4 लाख का चेक है तो उसका 20% कितना हो गया, 80,000। तो मैक्सिमम मुझे इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे आपको 80,000 पे करने के लिए बोला जा सकता है। द इंटरिम कंपनसेशन मस्ट बी पेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। क्या 90 दिन में वो पेमेंट करना होता है? द कोर्ट कैन अलाउड एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन इफ जस्टिफाइड बाय सिग्निफिकेंट कॉज। तो क्या 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है? Interim compensation can only be ordered if the drawer pleads guilty to the accusation। नहीं, जब drawer बोलता है कि I am not guilty, तब interim compensation की बात आती है। तो ये गलत हो गया।
तो फोर्थ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और पहला वाला भी सही है और उसके बाद थर्ड भी सही है। तो जो 60 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है, 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है। 90 डेज तो बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा टाइम हो गया, तो इट्स नॉट 90 डेज। अगला है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर फोरक्लोजर अंडर द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन पीरियड होता है कि कितना समय है आपके पास किसी के अगेंस्ट केस करने के लिए, आपके पास कितना समय है। ओके, तो फोर क्लोजर के केस में 30 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है, हाईएस्ट है। तो जहां पे फोर क्लोजर की बात होती है वहां पे 30 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्टगेज डेट बिकम्स ड्यू, 30 इयर्स तक का लिमिटेशन पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जहां पे कोई एसेट या लाइबिलिटी इन्वॉल्व होगी ना, वहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। सो परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, डिविडेंड मिलता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, बोरोइंग फंड्स फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जब आप फॉरेन से पैसा रेज कर रहे हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा, तो सी करेक्ट आंसर है। Next is Prevention of Money Laundering Act requires banks to maintain the necessary records, both domestic and foreign, for at least dash from the date of transaction between the bank and the client. तो कितना टाइम तक डाटा मेंटेन करके रखना है? 5 साल तक। ठीक है, बैंक्स को कम से कम 5 साल तक के लिए डाटा मेंटेन करके रखना होता है ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट इज विच रेगुलेटरी बॉडी मस्ट एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम टू कमेंस बिजनेस इन इंडिया। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो सी करेक्ट आंसर है। हु इज कंसिडर्ड एन ओरिजिनेटर अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। तो ओरिजिनेटर कौन है? बोरोड फ्रॉम whom, who has defaulted on loan, a financial institution that originates a loan or advances and sells its interest in such asset to securitization and asset reconstruction company। बिल्कुल सही। मान लो कि मैंने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, ओरिजिनली लोन किसने दिया? एसबीआई ने। एसबीआई ने बाद में ये लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, सेल कर दिया। तो ओरिजिनली लोन किसने दिया था? एसबीआई ने, तो एसबीआई ओरिजिनेटर है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। Next is according to the Supreme Court decision in the case of George Varghese versus Bank of Cochin, under what conditions can a defendant be imprisoned for a failure to pay a contractual liability under Surfacy Act? ठीक है, अगर कोई यहाँ पे सरफेसी एक्ट आएगा, ठीक है, तो कौन सा ऐसा सिचुएशन है कि जो डिफेंडेंट है उसे जेल में डाला जा सकता है? तो देखिए, जहां पे डिफेंडेंट विलफुल डिफॉल्टर है, जैसे मैंने लोन नहीं चुकाया, मेरे पास पैसे हैं बट मैं लोन नहीं चुका रही हूँ, मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, तब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये सफिशिएंट मींस है फिर भी सामने वाला पे नहीं कर रहा, तब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड, ये सारे आईबीसी का परमानेंट पार्ट है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हैं आईबीसी के पिलर्स नहीं होते हैं। तो 5 और 6 के अलावा सारे हैं, सो ऑल एक्सेप्ट 5 एंड 6, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमईज। तो एमएसएमईज की जो एडवाइजरी कमेटी होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं वही एडवाइजरी कमेटी फॉर एमएसएमई के चेयरमैन होते हैं। तो ये काफी, आप बियर बिल में देखिए, काफी क्रैमिंग वाली चीजें भी हैं कि आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होगा। According to the MSME classification effective from July 1, 2020, which of the following criteria correctly defines a micro enterprise? तो अभी जो फेब्रुवरी में बजट में चेंजेस कर दिए गए हैं एमएसएमई की डेफिनेशन में, वो आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिन्होंने नवंबर दिसंबर वाले साइकिल में पेपर देना है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको तो जो पुरानी वाली डेफिनेशन है वही करनी है, कि जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, और टर्नओवर जहां पे जिनका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, उसे माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। नेक्स्ट इज द सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल टू आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स को क्या सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होता है? तो यस, एप्लीकेबल होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय डीआरटी आर फाइल्ड विद द डीआरएटी
विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द ऑर्डर। अगर मुझे डीआरटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है और मुझे डीआरएटी के पास जाना है, तो मैं 30 डेज में डीआरएटी के पास अपील कर सकती हूँ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक केस स्टडी है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। केस स्टडी ये है कि एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक्सवाईजी बैंक से लोन लिया था, ठीक है, और डिफॉल्ट कर दिया अपने पेमेंट पे। एक्सवाईजी बैंक से लोन लिया, एबीसी ने डिफॉल्ट कर दिया। फॉलोइंग द डिफॉल्ट, एक्सवाईजी बैंक टुक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, ठीक है, अ फैक्ट्री ओन्ड बाय एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। तो उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो बैंक वालों ने उनकी एसेट अपनी पोजेशन में ले ली, एक फैक्ट्री अपनी पोजेशन में ले ली। लेकिन एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट्स दैट द पोजेशन वाज टेकन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट। एबीसी बोलते कि नहीं, आपने सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं आपने पोजेशन ली है और रूल्स के अगेंस्ट आप गए हो। बिलीविंग कि ये जो पोजेशन है ये गलत है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करता है कि वो XYZ के अगेंस्ट केस फाइल करेगा। द अथॉरिटी अपॉन हियरिंग द केस हेल्ड दैट द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट बाय XYZ बैंक वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट्स और रूल्स। तो ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ उन्होंने गलत ही किया था। तो अब इस केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट लीगल एक्शन डिड एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड टेक फॉर XYZ बैंक आफ्टर XYZ बैंक टुक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। तो सरफेसी एक्ट के तहत अगर बैंक आपका गलत तरीके से आपकी पोजेशन ले लेता है एसेट की, तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाते हो केस फाइल करने के, इन्होंने गलत किया है। अगला है, व्हाट एडिशनल बेनिफिट डिड एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कैन रिसीव अपार्ट फ्रॉम रिटर्न ऑफ सिक्योर्ड एसेट। उन्हें कंपनसेशन और कॉस्ट वापस मिल सकता है। अगर गलत तरीके से बैंक ने उनकी एसेट एक्वायर कर ली, तो फिर जो डिफेंडेंट था जिसके अगेंस्ट केस हो रखा था अंडर सरफेसी एक्ट, जो बोरवर था, उसको कंपनसेशन मिल सकती है। इस चीज के लिए ट्रिब्यूनल बोल सकता है बैंक को कि इनको कंपनसेट करो। हाउ मेनी डेज डज अ बोरवर हैव टू file an application before DRT against the actions initiated by the secured creditor under section 13 subsection 4 of the SARFAESI Act। तो 45 डेज होते हैं। इधर बैंक ने पोजेशन ले लिया गलत तरीके से, तो 45 डेज होंगे जो बोरवर है उसके पास डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। इफ XYZ बैंक विशेस टू अपील द डीआरटी डिसीजन, हाउ मेनी डेज डज दे हैव टू फाइल एन अपील टू डीआरएटी। तो अब देखो, डीआरटी के पास गए, डीआरटी ने बोल दिया कि हाँ हाँ बैंक ने गलत किया है, इनका पैसा वापस करो और इनका इनका एसेट वापस करो इनको। तो अब बैंक खुश नहीं है इस चीज से, अब वो डीआरएटी के पास जाना चाहता है, तो उसके पास 30 डेज है डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरएटी के पास जाने के लिए। अगला है, अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट अ कंप्लेनेंट अब मस्ट अ कंप्लेंट बी मेड टू आरबीआई ऑम्बड्समैन आफ्टर रिसीविंग अ फाइनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी और इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड। तो अगर आपको बैंक की किसी सर्विस से डेफिशिएंसी फील होती है, तो आप आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास कब जा सकते हो? विद इन 30 डेज आफ्टर द रेगुलेटेड एंटिटी रिसीव्स द कंप्लेंट, within 1 year after the complainant has received the reply from the regulated entity, or within 1 year and 30 days from the date of the complaint if no reply is received। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं बैंक को कंप्लेंट करती हूँ और वो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो जिस दिन मैंने कंप्लेंट करी थी उसके 30 डेज तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद मेरे पास 1 साल होगा कंप्लेंट करने के लिए। तो 30 डेज वो हो गया और 1 ईयर वो हो गया। अगर मुझे बैंक का रिप्लाई आ जाता है तो वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगता और मैं ऑम्बड्समैन के पास जाना चाहती हूँ, आई विल हैव 1 ईयर, वो रिप्लाई आने के 1 ईयर के अंदर अंदर मैं ऑम्बड्समैन के पास जा सकती हूँ। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। According to the SARFAESI Act, what is the minimum amount of outstanding dues and the percentage of outstanding dues required for initiating action under the Act? तो अगर सरफेसी एक्ट के अंडर एक्शन लेना है तो कम से कम 1 लाख रुपीज का अमाउंट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए और 20% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, मैंने सारा लोन चुका दिया, आखिरी के 2 लाख रह गए, तो बैंक मेरे अगेंस्ट अंडर सरफेसी एक्ट एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि 20% से कम का अमाउंट बचा है ना अभी तो पे करने वाला, बाकी तो सारा मैंने पे कर दिया। ओके, या फिर 1 लाख रुपीज। अगर 10 लाख का लोन होता, ठीक है, और यहाँ पे भी 20% से कम का अगर अमाउंट बचा है पे करने वाला, तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।
या फिर कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए। मान लीजिए 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था जो मैंने नहीं चुकाया, ठीक है? तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज का 20% कितना हुआ? 1 लाख रुपया, ठीक है? तो कम से कम 1 लाख रुपया तो होना ही होना चाहिए, या फिर 20%, विच एवर इज हायर। अगला है, which of the following entities is not covered under the RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसी जिनका कस्टमर इंटरफेस है और एसेट साइज 150 करोड़ से ज्यादा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, वो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट है, अंडर द आईबीसी what is the minimum amount of default to initiate the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor? तो अगर आप एक कंपनी के अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज रिड्यूस टू 1, for how long can the LLP continue to operate with a single partner before it must be rectified? तो मान लो एलएलपी में आप और मैं 2 पार्टनर्स हैं, आप एलएलपी छोड़ के चले जाते हो और मैं अकेली बचती हूँ, तो मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को दूसरा पार्टनर ढूंढ के लाना पड़ेगा, नहीं तो जो भी लाइबिलिटी है वो मेरे ऊपर आ जाएगी, ठीक है? चलिए, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्वाइट पोजेशन का क्या मतलब है? The seller guarantees that the goods are free from defects. The buyer has the right to resell the goods. The buyer shall have and enjoy possession of the goods without any disturbance from seller or third parties. तो देखो, अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो इम्प्लाइड वारंटी है क्वाइट पोजेशन की, यानी कि अगर आपने कोई चीज खरीद ली है तो सेलर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी, आपके पास राइट रहेगा उसको आराम से इंजॉय करने का। नेक्स्ट इज, which of the following conditions must be met for a partnership firm to convert it into an LLP under the LLP Act? The partnership firm must have 10 partners. The partners of the firm must be willing to become partners of LLP. The partnership firm must be in existence for 5 years. The partnership firm must have a minimum turnover of 1 crore. तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बस जो पार्टनर्स हैं वो विलिंग होने चाहिए कि हम अब अपनी जो पार्टनरशिप है इसको एलएलपी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, केस स्टडी है, मिस्टर ए है, मेंबर है एक्सवाईजी लिमिटेड का, एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। एक्सवाईजी लिमिटेड एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने क्रेडिटर्स को गारंटी किया है कि इसके मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे लिक्विडेशन के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा होता है कि मान लो आपने मैंने मिलके एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टार्ट कर ली, अगर वो कंपनी कल डूब जाती है तो आप और मैं एक अमाउंट गारंटी करके रखते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है, तो हम एक सर्टेन अमाउंट गारंटी करते हैं कि हम पे करेंगे। मिस्टर ए ने बोला है कि मैं 30 लाख रुपए की गारंटी दूंगा, ठीक है? मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड अ पर्सनल गारंटी ऑफ 30 लाख रुपीज। If XYZ Limited were to go into liquidation, the question arises whether Mr. A can enforce his limited liability and when action can be taken against him as a guarantor. तो इसके बारे में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं। मिस्टर ए का जो लाइबिलिटी है, कैन मिस्टर ए लिमिट इज लाइबिलिटी टू 30 लाख रुपीज इन द गारंटी ही हैज प्रोवाइडेड फॉर XYZ लिमिटेड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो यहाँ पे यस, अगर मैंने गारंटी दी है, या इस केस में मिस्टर ए ने गारंटी दी है कि मैं लिक्विडेशन के टाइम पे सिर्फ 30 लाख रुपीज पे करूंगा, तो वो 30 लाख रुपीज ही पे करेंगे मैक्सिमम। ये फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम वो 30 लाख रुपीज पे कर सकते हैं। अ गारंटर कैन लिमिट देयर लाइबिलिटी टू अ स्पेसिफिक अमाउंट इफ इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द गारंटी अग्रीमेंट। तो गारंटी अग्रीमेंट में जब लिखा ही 30 लाख रुपीज है तो मैक्सिमम 30 लाख रुपीज ही जाएगा। When can action be taken against Mr. A as a guarantor in the event of XYZ Limited going into liquidation? When can action be taken against Mr. A as a guarantor? कब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एज अ गारंटर? Action can be taken against Mr. A only after all the assets of XYZ Limited has been liquidated and the remaining liabilities are determined. कि सब कुछ बेच दिया
बाकी का पैसा जो पेंडिंग है उसमें मिस्टर ए पिक्चर में आएंगे। एक्शन इमीडिएटली लिया जा सकता है। जब XYZ लिमिटेड लिक्विडेशन में चला गया, इमीडिएटली गारंटर को बोला जा सकता है कि पैसे दे दो। या फिर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर ए ओनली इफ XYZ लिमिटेड फेल्स टू पे इट्स ड्यूज विद इन 30 डेज ऑफ लिक्विडेशन। एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर ए ओनली आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर्स टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A. Action can be taken against Mr. A only after all the assets of XYZ Limited have been liquidated। कि सारी assets liquidate कर दी, अब बाकी का अमाउंट अभी भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तब फिर गारंटर आएगा कि ठीक है मैंने 30 लाख तक की गारंटी दी है, 30 लाख रुपए तक का मैं पे कर सकता हूँ। अगला है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विद इन हाउ मेनी डेज should a minor upon attaining majority give public notice of their decision to repudiate or accept the partnership। तो देखो, अगर एक माइनर है, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेंट है, जब वो एक मेजर बन जाता है यानी कि 18 साल या उससे ऊपर का हो जाता है, तो विद इन 6 मंथ्स उसे पब्लिक नोटिस देना है कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है एज अ मेजर या नहीं रहना चाहता, पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अगर वो 6 महीने में कोई नोटिस नहीं देता तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि वो अब पार्टनर बन गया है, पार्टिसिपेशन उसका कंटिन्यूड है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, when can an indemnity holder compel the indemnifier to make good the loss। ठीक है, अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगी कि अगर आपका कोई नुकसान होगा मैं उसकी भरपाई करूंगी, तो कब मुझे भरपाई करनी पड़ेगी? जब आपकी लाइबिलिटी इनकर हो जाए, जब आपकी लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए, तब मुझे आपके लॉस की भरपाई करनी है। किसी कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, आपको पहले पैसे देने की जरूरत नहीं है कि मैं बाद में रीइंबर्स करूंगी। एक बार फाइनल हो गया कि आपका लॉस एमिनेंट है, एब्सोल्यूट है, तो एज एन इंडेमनीफायर मैं पिक्चर में आ जाऊंगी। Next is, according to the Companies Act, how many directors are required to sign the financial statements or the director report of a company। तो दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड सेबी LODR regulations 2015, what are the respective maximum ages होल टाइम डायरेक्टर का और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कितने एज तक काम कर सकते हैं इन अ लिस्टेड एंटिटी विदाउट रिक्वायरिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के कितनी एज तक वो काम कर सकते हैं? तो जो होल टाइम डायरेक्टर है वो 70 ईयर्स तक और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 ईयर्स तक काम कर सकते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन हाउ मेनी पार्टनर्स। तो देखो, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज रूल्स 2014 है वो बोलते हैं कि 50 होने चाहिए। तो अभी करंटली गवर्नमेंट ने 50 अलाउ कर रखे हैं, चाहे आपके कंपनीज एक्ट ने 100 पार्टनर्स लिख रखा है। अगला है, एज पर द अमेंडेड सेक्शन 35 ऑफ LLP effective from April 1, 2022, what are the penalties of LLP and its designated partners if they fail to file their annual return within the specified period। तो LLP को क्या पेनल्टीज देनी पड़ती हैं अगर वो अपना एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं? तो पर डे 100 रुपीज का पेनल्टी लगता है, मैक्सिमम 1 लाख का पेनल्टी लग सकता है LLP पे, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 50,000 का पेनल्टी लग सकता है अगर वो एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ मैटर नहीं करता, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट डैश विमेन डायरेक्टर। तो हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म। आप पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हो? इसलिए बनाते हो कि तुम्हारा स्किल मेरा स्किल मिक्स करके हम अपना बेनिफिट करेंगे। ठीक है, आपको लाइबिलिटी लिमिट नहीं होती है क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर करना इजी हो इसलिए नहीं होता है, ये इसलिए होता है कि तुम भी पैसे डालो मैं भी पैसे डालू, हम अपने स्किल से बिजनेस क्रिएट करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। नेक्स्ट इज, अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स में दो चीजें होती है, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। जो कंडीशन होती है ना, वो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का,
वो मेन पर्पस होता है। अगर मेन पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। वारंटी कोलेटरल टू द मेन पर्पस होता है। अगर मैंने फ्रिज खरीदी है तो फ्रिज का मेन काम क्या है कि फ्रिज कूलिंग करेगा। अगर वो कूलिंग ही नहीं करेगा तो वो मतलब मेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ फ्रिज का लाइट वगैरह नहीं चल रहा तो इट इज नॉट द मेन पर्पस, इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस, तो वो वारंटी होता है। अगर वारंटी फुलफिल नहीं होता है तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो बी जो है यहाँ पे स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next is under the section 45 of the Sales of Goods Act 1930, when is the seller of goods deemed to be an unpaid seller? सेलर को अनपेड सेलर कब माना जाता है? देखो, अगर आपने मुझसे सामान खरीदा और आपने मुझे चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया, मैं अनपेड सेलर हूँ। आपने मुझे बोला था आप मुझे 5 किस्तों में पैसा दोगे, आपने 3 किस्तें मुझे नहीं दी, तो भी मैं अनपेड सेलर हूँ। पूरा प्राइस या पार्शियल प्राइस अगर सेलर को नहीं रिसीव होता है तो वो अनपेड सेलर होता है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ has not been paid or tendered, or when the payment received in the form of check or other negotiable instrument is dishonored, तो वो अनपेड सेलर हो जाता है। नेक्स्ट इज अंडर द Act, who is responsible for exercising supervision over the activities of certifying authorities and specifying the forms and content of digital signature act, यानी कि आईटी एक्ट की बात हो रही है कि आईटी एक्ट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, फॉर्म स्पेसिफाई करना, ठीक है, ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑफिसर, इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, साइबर सिक्योरिटी कमीशन। तो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होता है ना, उसका काम है सुपरविजन रखना, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की एक्टिविटीज पे नजर रखना, डिजिटल सिग्नेचर का कंटेंट और फॉर्म स्पेसिफाई करना, ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, हाउ लॉन्ग बिफोर द इशू शुड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो इशू करने से पहले जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, कितना टाइम पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होना चाहिए? तो कम से कम 3 दिन, 3 days बिफोर द इशू जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी? एक्स जो 18 साल का है, वाई जो 16 साल का है, जी जो 21 साल का है लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, के जो 25 साल का है लेकिन अनसाउंड माइंड का है। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी चलो तो मेजोरिटी एज अटेन करने वाला मेंबर बन सकता है। जो अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, माइनर है, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो देखो, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। So a document that outlines the external affairs? No. A document that contains name of the initial shareholders and the amount of capital they have subscribed? ये तो memorandum of association में होता है। Document that defines the internal regulations and management of a company, including the rights and responsibilities of its members and directors. तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि कंपनी को इंटरनली कैसे रेगुलेट करना है, मीटिंग्स कैसे करनी है, डायरेक्टर कौन है कंपनी का, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाती हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक तरीके से जूनियर डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशन इज श्योरिटी कंसिडर्ड अ फेवर डेटर? मान लो कि मेघा ने लोन लिया एसबीआई बैंक से और उस लोन की गारंटी दे दी रमन ने। रमन है श्योरिटी, ठीक है, मेगा है डेटर और एसबीआई है क्रेडिटर। इस केस में अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी, मेघा पेमेंट नहीं करेगी, तब रमन यानी कि श्योरिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो रमन को यानी कि श्योरिटी को फेवर्ड डेटर बोला जाता है। अगर डेटर पे नहीं करता तो फेवर्ड डेटर यानी कि श्योरिटी पिक्चर में आता है, ठीक है। सो व्हेन श्योरिटी इज ओनली रिक्वायर्ड टू पे द डेट इफ द प्रिंसिपल डेटर इज अनेबल टू पे, मेन डेटर ने नहीं पे किया तो श्योरिटी यानी कि फेवर्ड डेटर तब पिक्चर में आता है। अगला है हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? अब आप देख रहे हो कोई ऑप्शंस नहीं है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ऑप्शंस नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी या फिर गारंटर।
अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। तो बेलमेंट के केस में जो बेलर है, ठीक है, वो बेली को गुड्स देता है, उनकी टेम्परेरी पोजेशन देता है कि मैं जैसे टेलर को कपड़े दे के आऊं कि भैया ये सिल दो और 10 दिन में मुझे सिल के वापस दे देना, तो मैं बेलर हूं और जो टेलर है वो बेली है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 दिन बाद उसे गुड्स मुझे वापस करने हैं। तो गुड्स रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी ना जिसके पास गुड्स गए हैं, तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज, which of the following statements about a memorandum of entry in the context of equitable mortgage is true? Mortgage of entry must be registered in all states without exception. Memorandum of entry is a legal requirement only for private individuals, not companies. Memorandum of entry serves as a evidence in the court if required for recovery of bank dues and may require stamp duty payment as per local laws. तो ये करेक्ट आंसर है। तो जब आप इक्विटेबल मॉर्टगेज करवाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एंट्री एक एविडेंस के तौर पे काम करता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर ड्यूज रिकवर करने हैं तो वहां पे ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एंट्री यूज होता है, और इसमें अगर लोकल लॉज बोलते हैं, स्टेट के लॉज बोलते हैं, तो हो सकता है कि इसमें स्टैंप ड्यूटी भी लगे। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एन एलएलपी आर। तो यहाँ पे भी देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पेपर में आपको ये टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डीपीआईएन नंबर यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। Next is, what is the maximum and minimum number of shareholders allowed in a private limited company of India? तो maximum 50, maximum 200 और minimum 2। I mixed it up with partnership firm। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A private limited company is required to have a minimum of dash director to manage its affairs। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। शेयर होल्डर्स भी कम से कम, मेंबर्स भी कम से कम 2 होने चाहिए, डायरेक्टर्स भी कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एन इनिशियल टर्म ऑफ डैश ईयर्स टू कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो एमडी 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, फिर उसको री अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट कौन है? अ पर्सन हु एम्प्लॉयज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ये तो प्रिंसिपल है, अगर मैं आपको हायर करती हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट करोगे तो मैं प्रिंसिपल हूँ, आप एजेंट हो। तो अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, कि मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा लैंड है, आप सेल करवा दो, मेरी तरफ से सारी डीलिंग्स आप करोगी, तो आप एजेंट हो और मैं प्रिंसिपल हूँ। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, हो सकता है कि ये वीडियो अटेंड करने के बाद आपको ये फील हुआ हो कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे क्योंकि तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कमी है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, कोर्सेज में CAIB पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट में खुद को वीक पाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी इसी कोर्स में इंक्लूडेड। नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज MCQs हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी का आपको कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में अभी भी कमी है तो यू शुड गो फॉर द कोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने प्रिपरेशन कर ली है तो आप फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी समय है, आप प्रिपरेशन अच्छी अभी भी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।